हेलो एवरीवन, मैं महेश मिश्रा एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार, आप सभी के अपने चैनल एमकेएम पाठशाला में। और आज अपनी पाठशाला में हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं वर्ण विचार के अंतिम भाग को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वर्ण विचार के 3 भाग कवर किए हैं। चूँकि ये अंतिम भाग में थोड़ा विलम्ब हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और भी बच्चों के जो डिमांड्स थे वो कि सर मेरी क्लास का भी, इसलिए थोड़ा लेट हुआ, लेकिन आज इस चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने स्वर पढ़ा, स्वर के भेद पढ़े, व्यंजन पढ़े, व्यंजन के भेद पढ़े, जिसमें संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन इत्यादि प्रकार के व्यंजनों पर हमने चर्चा किया, संयुक्ताक्षर, द्वित्व व्यंजन। अब हम र के रूप पढ़ने वाले हैं। जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि ये र कई प्रकार से लगता है, र अलग अलग प्रकार से लगता है। तो र के विभिन्न रूपों में र में एक र होता है जो हम ऊपर लगाते हैं, जिसे हम रेफ कहते हैं। रेफ, आप देखिए कि र में स्वर न होने पर उसे रेफ कहा जाता है। इस दशा में र अपने अगले वर्ण के ऊपर लगता है। अगले वर्ण का मतलब कि जैसे हमें लिखना है कर्म, कर्म, तो क के बाद लगता है म के ऊपर ऐसे, तो ये अगले वर्ण के ऊपर लगता है। आप देखिए जैसे आधा र है उसके बाद म है, तो ये इसके ऊपर लग गया और हम बना दिए कर्म, जैसे कि तर्क। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रेफ आप जिसे हम लोग उड़ंतु र भी कहते हैं, ऊपर उड़ के बैठ जाता है, उड़ंतु र। अब आप देखिए र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके पैर में अर्थात नीचे लगाया जाता है। जब र पूर्ण रूप से है उसके पहले अगर कोई स्वर रहित व्यंजन है तो र उसके नीचे लगता है। कैसे लगता है? ये आधा प है और ये पूरा र है, तो ये र देखिए प में लग गया है, प्रबल। आप समझ पा रहे हैं कि यदि र से पहले कोई अधूरा व्यंजन है तो र उसके पैरों में अर्थात नीचे लगाया जाता है। नेक्स्ट, छोटी पाई वाले व्यंजनों के साथ र का प्रयोग आप एक ऐसे शंकु की तरह लगाते हैं नीचे। छोटी पाई वाले को मतलब कि ट हो गया, ठ हो गया, ऐसे ड हो गया, जिसमें छोटी सी खड़ी पाई रहती है, छोटी पाई रहती है। छोटी पाई वाले व्यंजनों के साथ र का संयोग इस रूप में होता है, जैसे कि आप देखो आधा ट है और र है पूरा, तो ऐसे। अब देखिए त और स व्यंजनों के स्थान पर र अन्य रूपों में प्रयुक्त होता है। जैसे आप देखो जब हमने पढ़ा था कि संयुक्त व्यंजन में आपने पढ़ा था स्र, त्र, क्ष, त्र, ज्ञा और स्र, तो इसमें र इस रूप में प्रयुक्त होता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ स्वरों का प्रयोग जब र के साथ होता है तब प्रायः भ्रम हो जाता है। ध्यान देना है ये कि कब हम ऊ में, छोटा ऊ और बड़ा ऊ में कैसे हम र का प्रयोग करते हैं। कैसे पता लगेगा कि र में छोटा ऊ लगी है कि बड़ा ऊ लगी है? आप देखिए ध्यान दे, ये र है, इसमें छोटा ऊ है तो रू। आप देखिए कि र ऐसे लिखते हैं आप, अगर आप इसमें छोटा ऊ लगाते हैं तो बस केवल आप ऐसे कर देंगे, ले जाकर नवा देंगे, इसको थोड़ा सा झुका देंगे, ये नीचे की तरफ थोड़ा झुक गया। अब बड़ा ऊ की बात अगर आप र में लगाना चाहते हैं तो ऐसे लगता है, देख लीजिए। अब यहां पर देखिए जैसे रुपया है, रुचि है, गुरु है, इन सब में छोटा ऊ लगता है। आगे आप देखिए ये रूप, रुमाल और रूखा, कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि यहां पर अगर इस तरह का मूड है तो ये बड़ा ऊ है, र में बड़ा ऊ है, और केवल ऐसे झुका हुआ है तो वो र में छोटा ऊ है। आई थिंक र के रूप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान पर चर्चा करने वाले हैं। तो र के विभिन्न रूपों को हमने देख लिया। अब हम वर्णों के उच्चारण स्थान पर बात करने वाले हैं। अब हम ये बात करेंगे
कि वर्णों को हम कहाँ कहाँ से उच्चारित करते थे, जो करते हैं। चूंकि मैंने आपको बताया था कि हम वर्णों के उच्चारण स्थान भी पढ़ने वाले हैं। अब आप ध्यान दीजिए, वर्णों को मुख्यतः 10 उच्चारण स्थानों में बांटकर बोला जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं। पहला है कंठ। मैंने बताया था कि यहाँ पर जो हड्डी निकली हुई होती है इसे हम कंठ कहते हैं। कंठ के बाद फिर तालु, जिह्वा के बिल्कुल ऊपर ऐसे उभरी संरचना जो होती है वो तालु है, कंठ तालु। उसके बाद दांत के थोड़े से पीछे कंठ तालु मूर्धा होता है, फिर दंत्य होता है, फिर ओष्ठ होता है। ये 5 मुख्य तो होते हैं, बाकी और इन्हीं से मिलके ये बने होते हैं। तो कंठ में क्या है, सबसे पहले अ आ में आप देखो स्वरों में तो अ और आ आएंगे और पूरा क वर्ग आएगा, एक अ भी इसमें आता है। अ आ आप क्रम से याद रखिए। सबसे पहले कंठ, कंठ में अ और आ, फिर क वर्ग, क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, आप देखो अंग तक, और यहाँ पर अ भी है। फिर कंठ के बाद तालु को ही हम तालव्य कहते हैं। तो इसमें अ आ के बाद आप आ गई छोटी ई बड़ी, फिर क वर्ग के बाद आता है च वर्ग। मैंने आपको बताया था कि क च ट त और प वर्ग 5 वर्ग होते हैं। जब आपको स्पर्श व्यंजन बताया गया था तो बताया गया था कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और इन पांचों वर्ण में, पांचों वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। इनमें 5-5 व्यंजन होते हैं और ये पांचों मिलकर 25 हो जाते हैं। इसलिए क वर्ग च क च ट त प वर्ग। तो तालव्य में क्या हुआ कि च वर्ग और य और स। फिर मूर्धा, मूर्धा को ही हम मूर्धन्य भी कहते हैं। जो आप पढ़ते हो मूर्धानी श, मूर्धन्य स, आप देखो मूर्धन्य स यहाँ पे आया हुआ है ना, तो मूर्धा से ही बोला जाता है। तो ट ठ ड ड ड़ मतलब ट वर्ग, अड़ और अढ़, इसको क्या पढ़ते हैं, अड़ और अढ़। मैंने आपको बताया था कि इसको उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़न जात, द्विगुण, द्विपृष्ठ या फेंका हुआ वर्ण भी कहते हैं। तो अड़ और अढ़, फिर री र स, ऋषि वाला र, री र और स, यहां पर मूर्धन्य स, ये मूर्धा में आते हैं। फिर दंत्य में त थ द ध न, त वर्ग और ल और स, दंत्य। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। अब बच गया ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब कि ओठ, उ उ, दोनों उ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और प वर्ग, उ और उ। आप देखो कि जब आप उ का उच्चारण करोगे छोटा ऊ बड़ा ऊ तो ओठ से आता है। अब देखिए दो चीजें यहां पर मिक्स हो गई, कंठ और तालु को हम कंठ तालव्य बोल रहे हैं। कंठ कहाँ है, कंठ में, और तालव्य कहाँ है, ये। तो आप देखो यहां पर हमने लिखा है ए और आई। आपको पता होना चाहिए कि अ या आ में जब हम उ, ये छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलाते हैं तो बनता है ए का निर्माण होता है। और इसी ए में आप मिलाते हो अ या आ तो क्या बन जाएगा, आई। ये कंठ और तालव्य, कंठ और तालु दोनों मिलके ये अ आ और छोटी बड़ी से ही, सॉरी यहां पर ऊ हो गया है, ई होना चाहिए ना, कहां गया, हाँ। तो अ आ कंठ में है और छोटी ई बड़ी है यहां पर, इनसे मिलकर ही ए बनता है। और फिर जब इसमें हम ए में ई या बड़ी ई करेंगे ना तो ए बन जाता है। चूंकि ए और आई दोनों अ आ छोटी बड़ी से ही मिलकर बनते हैं, इसलिए कंठ और तालु दोनों मिलकर यहां पर कंठ और तालव्य हो जाता है। ए और आई अ आ और छोटी ई से ही बनते हैं, इसलिए दोनों को मिला दिया तो कंठ तालु हो गया, तालव्य हो गया। वैसे ही यहां पर दंत और ओष्ठ है, इसका मतलब कि दांत और ओठ। तो दंत कहाँ है, दंत में है त थ द ध न, और ओष्ठ आप देखो उ, इसी से ये क्या बनता है, व और फ।
फिर कंठोष्ठ में कंठ और ओष्ठ। आप देखिए कंठ में अ आ आया है, जो मैंने उ बता रहा था, बताए ना हम, यहाँ पर अ और आ के में उ या बड़ा उ अगर आप मिलाते हो यहाँ पर, तब ये ओ या औ बनता है। यहाँ पर ई है और यहाँ पर ए या औ, इसलिए यहाँ पर कंठ और ओष्ठ, अ आ और ओष्ठ में है उ और उ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये मिलने से ओ और औ बनता है, इसलिए इसे हम कंठ और ओष्ठ कहते हैं। फिर नासिक्य है। नासिका में जब हमने आपको अनुस्वार और अनुनासिक बताया था, तो बताया था कि अनुस्वार को जो बिंदी होती है उसे हम नाक से बोलते हैं, और अनुनासिक जो चंद्र बिंदु होता है उसे नाक और मुख दोनों से बोलते हैं। चूंकि नासिक के मतलब नाक से, तो अंग य ण न म पांचों वर्ग के अंतिम व्यंजन पंचमाक्षर जो होते हैं वो नासिका से ही बोले जाते हैं, और उसपे अंग अनुस्वार। और अगला स्वर यंत्र। स्वर यंत्र से ह और आ जो आगत ध्वनि थी, जैसे डॉक्टर के ऊपर लगाई जाती है, हॉल मैंने आपको बताया था, बॉल बताया था, वो वाला। तो स्वर यंत्र से का मतलब होता है, इसे अली जिह्वा या काकल्य भी कहते हैं। तो ये हुआ वर्णों के उच्चारण स्थान हमने पढ़ लिए। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्रम से चलता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, यहां तक मुख्य रूप से है। बाकी ये सभी आप देख रहे हैं कि इनसे मिलकर ही बन रहे हैं। तो ये वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया। अब हम कुछ वर्णों को पढ़ेंगे, जैसे कि घोष के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। जब हम पढ़ते हैं वर्णों का व्यंजन, वर्णों का वर्गीकरण, तो लगभग हम 5 प्रकार से वर्णों को बांटते हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में 2 प्रकार से दिया गया है, हम उसको भी देख लेते हैं। तो हमने वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ा। अब हम स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद पढ़ेंगे। एक और भेद हमें पढ़ना है प्राणवायु के आधार पर, जिसमें हम इसमें अघोष और सघोष पढ़ेंगे, और उसमें अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ेंगे। देखिए स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, एक अघोष और सघोष। घोष का मतलब होता है गूंज, नाद या कंपन। आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि जय घोष करना का मतलब क्या है? गूंज करना, आवाज करना, कंपन करना। वही घोष का मतलब होता है, घोष का अर्थ है गूंज, नाद या कंपन होता है। अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं, अर्थात गूंज, नाद या कंपन नहीं होगा। इनकी संख्या लगभग 13 होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, हमने आपको बताया है कि 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और वो तीनों स, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य स, आप देखिए इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे क और ख, क वर्ग का पहला वर्ण है, च और छ, च वर्ग का, ये ट वर्ग का, ये त वर्ग का, और ये प वर्ग का। इनकी संख्या हो गई 5 वर्ग से 2 2 तो 10, और वो 3 100 13। अब हम आप पढ़ने वाले हैं घोष वर्ण या सघोष वर्ण, जिनके उच्चारण में नाद, गूंज या कंपन होगा। आप देखो जब आप बोलते हो तो यहाँ पर कंठ के पास वाइब्रेशन होती है, कंपन, वही कंपन या गूंज या नाद कहलाती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन अधिक होता है उसे हम घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या आप देखो, अघोष वर्णों की संख्या हमने कितनी बताई? 13, और घोष वर्णों की संख्या आसान है, आप इसका उल्टा कर दो 31। 1 3 को आप 3 1 कर दोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, घोष वर्ण 31 होती है। अब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तो हमने ले लिया, अब प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा ले लिया तो बच गया तीसरा, चौथा और पांचवा। आप देखो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो ये बताइए कि एक वर्ग में से हम 3 ले रहे हैं और 5 वर्ग होते हैं, तो 15 वर्ण तो ये हो गए। और सभी स्वरों में स्वरों की संख्या होती है 11, तो 15 और 11 कितने हो गए?
ये वर्ण हो गए आपके 26। अब य र ल और व और ये ह 5 वर्ण ये हो गए, तो 26 और 5 मिलकर 31 वर्ण हो जाते हैं। तो आप देखो, ये देखिए यहाँ पर हमने 31 वर्णों को लिख दिया। मैंने स्वरों की संख्या केवल लिखी है, स्वरों को नहीं लिखा है। तो आप देखो कि अघोष और सघोष, अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में नाद, गूंज या कंपन नहीं होता। इनकी संख्या 13 होती है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और तीनों स। ठीक, अब हम बात करेंगे सघोष वर्ण की, जिनके उच्चारण में नाद, गूंज या कंपन होता है, ज्यादा वाइब्रेशन होता है बोलने पर। इनकी संख्या, उनकी संख्या 13, और 13 का उल्टा हम कर देंगे तो 31। उनमें प्रथम और द्वितीय वर्ण हम लेते हैं, इनमें तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण लेंगे। 5 वर्ग होते हैं तो 15 ये हो जाएंगे, 11 स्वर हो जाएंगे, तो 15 11 26, और य र ल व अंतस्थ व्यंजन में हम एक ह जोड़ देते हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? इनकी संख्या हो जाती है 31। अब हम, ये तो स्वर तंत्रियों में कंपन के हिसाब से था, अब हम पढ़ने वाले हैं प्राणवायु के आधार पर। तो प्राणवायु के आधार पर भी व्यंजन के दो भेद होते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हमने व्यंजन के दो भेद पढ़े, अघोष और सघोष। अब हम पढ़ेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। प्राणवायु से क्या तात्पर्य है कि जब हम बोलते हैं तो कभी तो ऐसा होता है कि हमारे मुख से, मुख विवर से वायु तेज गति से बाहर निकलती है, और कभी तो धीरे धीरे निकलती है। तो वही उसी के आधार पर हमने वर्णों को दो वर्गों में बांट दिया, एक है अल्प प्राण और एक है महाप्राण। अल्प का मतलब होता है कि कम, थोड़ा। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से, मुख विवर से, मुख विवर से वायु, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से वायु बहुत कम मात्रा में बाहर निकलती है, मुख विवर से वायु, यहां पर से छूट गया था, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से वायु बहुत कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 30 होती है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। जब ये बता लेते हैं तो फिर मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। इनकी संख्या 30 होती है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, य र ल व और सभी स्वर। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, मतलब एक वर्ग से हमें 3 वर्ण लेने हैं। 5 वर्ग होते हैं तो 15 हो जाएंगे। स्वरों की संख्या 11 होती है तो 26, और य र ल व और ये 4, 30। अब क ग अंग, प्रत्येक वर्ग का पहला लेंगे, तीसरा लेंगे और पांचवा लेंगे, दूसरा और चौथा हम इसमें लेने वाले हैं। आप इनको काउंट करेंगे तो इनकी संख्या 30 हो जाएगी। महापार प्राण वर्ण, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, इनकी संख्या 14 होती है। इनकी संख्या, यहां पर मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूं, इनकी संख्या 14 होती है, और इनकी संख्या 30 होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, हमने तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा ले लिया, दूसरा, चौथा छोड़ दिए थे तो वो इसको इसमें लेंगे, और तीनों 100 के बाद ह है। तो प्रत्येक वर्ग से हम 2 वर्ण ले रहे हैं, तो 2 5 1 10, और ये 4 14, यहां पर हमने 14 को लिख दिया है। अब कंफ्यूजन बच्चों को कहां होता है कि अल्प प्राण और महाप्राण, अघोष और सघोष में। तो कंफ्यूजन नहीं करना, बिल्कुल क्लियर करना है कि अघोष वर्ण में क्या होता है कि घोष नाद उत्पन्न नहीं होता। इनकी संख्या, अघोष वर्णों की संख्या हमने बताया था 13, कंफ्यूजन नहीं करना। अघोष वर्णों की संख्या 13, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, इसका मतलब कि पहले वर्ग से 2, ऐसे 5 वर्गों से 10, और तीनों 100 हमने बताए थे। अघोषों की संख्या 13। फिर सघोष, उनकी संख्या हमने कहा कि इसको 31 कर दीजिए, 13 को उल्टा कर देंगे तो 31।
उसमें तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तो प्रत्येक वर्ग से 3, इसका मतलब 15, फिर 11 स्वर मतलब 26, और य र ल व में एक हमने यहां पर ह जोड़ दिया था तो 31 हो गए थे। अब यहां पर हम पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग ले रहे हैं, वर्णों में से स्वर वर्णों को ले रहे हैं। पहले वर्ग से पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, दूसरे वर्ग से भी पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग, तो इसमें से 15 ये हो गए, 15 और सभी स्वर मतलब 11, 26, और ये 4, 30। तो कंफ्यूजन नहीं करना। अघोष वर्णों की संख्या 13, सघोष वर्णों की संख्या 31, अल्प प्राण वर्णों की संख्या 30, और महाप्राण वर्णों की संख्या 14। अब हम थोड़ा सा वर्ण विच्छेद पर चर्चा कर लें, उसके बाद हम अपने इस सेशन को समाप्त करेंगे यहीं पर। अब हम वर्ण विचारों पर, वर्ण विच्छेद पर चर्चा करके इस सेशन को यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। तो वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया ही वर्ण विच्छेद कहलाती है। अब वर्णों को अलग अलग करने से क्या तात्पर्य है? वर्ण में स्वर और व्यंजन ही आते हैं, तो किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों, स्वर, व्यंजन को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया ही क्या है? वर्ण विच्छेद कहलाती है। आप देखिए, जैसे मैंने एक शब्द लिखा राम, ये शब्द है राम, इसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है। आप इसमें देखोगे तो ये पूरा र है, अब हम इसमें हलंत लगाएंगे और आगे लिख देंगे आ की मात्रा, ये आधा र और आ की मात्रा मिलकर ही तो रहा हुआ है। फिर म है, म में भी हम हलंत लगा देंगे ये और अ। अब ये राम का वर्ण विच्छेद हो गया। देखिए ध्वनि में और वर्ण विच्छेद में अंतर है। इसमें ध्वनियां हैं दो, एक रा और एक म। तो ध्वनियों की संख्या आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। ध्वनियों की संख्या इसमें 2 है, लेकिन वर्णों की संख्या हो गई 4। वैसे ही लिखिए श्याम, ये राम हो गए, अब ये श्याम होंगे। देखिए यहां पर आधा सौ पहले से ही है, तो इसमें हम अ नहीं है, नहीं लिखेंगे। अब हम लिखेंगे यो में आधा, यो में आ है, और म है यहां पर आधा में अ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक व्यंजन में अ वर्ण लगा रहता है। यदि अ वर्ण नहीं लगा है तो वो व्यंजन अधूरा है। जैसे यहां पर देखिए आधा सौ हमने लिखा है श्याम में, इसमें पहले से वर्ण अ नहीं है, इसलिए ये अधूरा है। तो ये वर्णों को अलग अलग करने से मतलब है कि हम स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे, इन्हें हम वर्ण विच्छेद कहेंगे। संधि विच्छेद अलग चीज है। आप संधि विच्छेद में शब्दों को अलग अलग करते हैं, जबकि वर्ण विच्छेद में हम वर्णों को अलग अलग करते हैं। ये देखिए हमने लिखा हिमालय, हिमालय का अगर हमें वर्ण विच्छेद करना है तो हम आधा ह लिखेंगे, इसमें छोटी ई है ये, और म में हलंत में आ है, ये हीमा हो गया। फिर आधा ल और अ, ल हो गया। फिर आधा य और अ, ये तो हिमालय का वर्ण विच्छेद हो गया। इसी का अगर हमें संधि करना है, संधि विच्छेद, जब मैं संधि आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी आप जान लो कि संधि विच्छेद अलग चीज है, वर्ण विच्छेद अलग। इसमें संधि विच्छेद में हम शब्दों को अलग अलग करते हैं, और वर्ण विच्छेद में वर्णों को, स्वर और व्यंजनों को अलग करते हैं। इसका हम हीम धन आलय करते हैं। इसमें दीर्घ स्वर संधि है, हीम धन आलय को हिमालय हम करते हैं। ये संधि विच्छेद है और वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद में हम वर्णों में स्वर और व्यंजन को अलग अलग करते हैं, और संधि विच्छेद में शब्दों को अलग अलग करते हैं। तो आज आपका वर्ण विचार का ये जो चैप्टर है क्लास 8 के सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट हुआ। क्योंकि वर्ण विचार तो बहुत बड़ा चैप्टर है,
जब हम इसे कंपटीशन के हिसाब से पढ़ाएंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम वर्ण विच्छेद को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आप क्या करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि आप इस चैनल पर नए नए विजिट कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें और एमकेएम पाठशाला परिवार के साथ आप जुड़ जाइए, क्योंकि इस पर आपको हिंदी साहित्य भी पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल इंटरटेनमेंट तरीके से हिंदी के काव्य वाले पद को गाकर पढ़ाया जाता है। तो आप एमकेएम पाठशाला परिवार के साथ जुड़ना ना भूलें। आप आज ही एमकेएम पाठशाला परिवार का हिस्सा बन जाएं। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।